Assalamu alaikum. Welcome back to Ashweb Accounting School. This is the second lecture of our previous topic, spreadsheet. इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि स्प्रेडशीट में प्रेसिडेंट्स और डिपेंडेंट्स को कैसे ट्रेस किया जाता है और प्रेसिडेंट्स और डिपेंडेंट्स कहते किसे हैं। लेकिन उससे पहले इस टेबल को कंप्लीट करते हैं क्योंकि इसी के मुताबिक हमने प्रेसिडेंट्स और डिपेंडेंट्स को ट्रेस करना है। जनाब, हमें तीन मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के सेल्स और कॉस्ट की वैल्यू दी गई है। हमने अलग अलग डिपार्टमेंट के प्रॉफिट्स भी कैलकुलेट करने हैं और फिर आखिर में कैलकुलेट करेंगे कि टोटल सेल्स, टोटल कॉस्ट और टोटल प्रॉफिट्स कितने। ये आसान है जनाब। इज इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट और एंटर। तो हमें पता चला कि डिपार्टमेंट ए का प्रॉफिट 700 है। हम इसको यहाँ ऐसे ड्रैग करेंगे या कंट्रोल सी और वी से फॉर्मूला को पेस्ट करेंगे तो बात एक ही आएगी। अब जनाब कैलकुलेट करते हैं कि टोटल सेल्स कितने हैं। इज इक्वल टू डिपार्टमेंट ए के सेल्स प्लस डिपार्टमेंट बी के सेल्स प्लस डिपार्टमेंट सी के सेल्स, एंटर। और इस फार्मूले को इस तरफ हम ड्रैग करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल सेल्स, टोटल कॉस्ट और टोटल प्रॉफिट्स कितने हैं। अब जनाब इसके मुताबिक सीखते हैं कि प्रेसिडेंट्स और डिपेंडेंट्स किसे कहते हैं और इन्हें ट्रेस कैसे किया जाता है। प्रेसिडेंट्स के बारे में कहा जाता है कि सेल्स बाय द रेफरेंस ऑफ विच द करंट सेल इज कैलकुलेटेड। यानी लेट सपोज हम इस सेल को सिलेक्ट करते हैं तो हर वो सेल जिनके रेफरेंस से ये सेल वजूद में आया है वो सारे सेल्स इसके प्रेसिडेंट्स कहलाएंगे। अब जनाब इन तीन सेल्स को ऐड करके ये सेल हमारे सामने आया है तो मतलब इस सेल के प्रेसिडेंट्स ये तीन सेल हुए। इस सेल को कैसे वजूद में लाया गया है, ये सारी की सारी तीन डिपार्टमेंट्स की कॉस्ट जो है इनको ऐड करके हमारे सामने ये सेल आया है। यानी 4650 की जो वैल्यू है इन तीन डिपार्टमेंट की कॉस्ट को ऐड करके हमारे सामने आई है तो इनके प्रेसिडेंट्स ये तीन सेल है। सिमिलरली ये टोटल प्रॉफिट वाला जो सेल है इसके प्रेसिडेंट्स ये तीन सेल है क्योंकि इन तीन डिपार्टमेंट के प्रॉफिट्स को ऐड करके ही ये 3350 की वैल्यू हमारे सामने आई है। अब डिपेंडेंट किसे कहते हैं कि सेल्स दैट आर डिपेंडिंग ऑन द करंट सेल। यानी हर वो सेल जो किसी खास करंट सेल पे डिपेंड करता है वो इसके डिपेंडेंट्स कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल ये 8000 इन तीनों पे डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि इन तीनों को ऐड करके ये 8000 की वैल्यू सामने आई है। ये टोटल प्रॉफिट वाला जो सेल है इन तीन डिपार्टमेंट के प्रॉफिट्स पे डिपेंड करता है क्योंकि इन तीनों प्रॉफिट्स के सेल्स को हमने ऐड करके ही ये सेल हमारे सामने आया है। एक छोटी सी एग्जांपल लेता हूं जनाब। आप पैदा हुए अपने वालिद साहब से, आपके वालिद साहब पैदा हुए आपके दादा जान से, तो आपके प्रेसिडेंट हुए आपके वालिद साहब क्योंकि आप उनकी वजह से दुनिया में आए। आपके वालिद साहब के प्रेसिडेंट है आपके दादा जान क्योंकि आपके वालिद साहब आपके दादा जान की वजह से दुनिया में आए। अब आपके दादा जान के डिपेंडेंट्स कौन थे? आपके वालिद साहब, क्योंकि वो उन पर डिपेंड करते थे। आपके दादा जान ने आपके वालिद साहब को खिलाया पिलाया, बड़ा किया, उनकी परवरिश की, उनको एजुकेट किया। सिमिलरली आपके वालिद साहब के डिपेंडेंट्स कौन है? आप या आपके बहन भाई, क्योंकि आप उन पर डिपेंड कर रहे हो अपने एजुकेशन के लिए, अपने खाने पीने के लिए, अपने कपड़ों के लिए। आपकी जो परवरिश है आपके वालिद साहब ही कर रहे हैं तो आप उन पर डिपेंड कर रहे हो, तो लिहाजा उनके डिपेंडेंट्स आप या आपके बहन भाई हैं। सिमिलरली इसी कॉन्सेप्ट को यहां स्प्रेडशीट पे अप्लाई किया गया लेकिन सेल्स की शक्ल में। तो फिर से बता रहा हूं, किसी भी स्पेसिफिक सेल को कैलकुलेट करने के लिए जितने सेल्स आपके काम आए हैं वो सारे इसके प्रेसिडेंट्स हैं। अब डिपेंडेंट का क्या मतलब है? हर वो सेल जो किसी स्पेसिफिक सेल पर डिपेंड कर रहा है अपने वजूद के लिए वो इसके डिपेंडेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल ये सेल इस वाले सेल पे डिपेंड कर रहा है तो ये 8000 इस 2000 वाले सेल का डिपेंडेंट हुआ। क्यों? क्योंकि ये 2000 वाले सेल अगर मैं डिलीट कर दूंगा तो ये सेल पूरा नहीं रहेगा, तो ये 8000 वाले सेल इस पे डिपेंड कर रहा है। सिमिलरली ये जो टोटल प्रॉफिट वाला सेल है ये डिपार्टमेंट ए के प्रॉफिट वाले सेल पे डिपेंड कर रहा है तो ये डिपार्टमेंट ए के प्रॉफिट वाले सेल का डिपेंडेंट हुआ क्योंकि इन तीनों को ऐड करके ही तो ये हमारे सामने आया था। अब इनको ट्रेस कैसे किया जाता है? सिमिलरली आप ये फार्मूला बार पे आ जाएंगे और लेट सपोज मैं मालूम करना चाहता हूं कि ये जो सेल H41 है इसके प्रेसिडेंट्स कौन से हैं, तो ये ट्रेस प्रेसिडेंट्स पे क्लिक करूंगा तो हमें पता चल जाएगा कि ये जो सेल है इसके प्रेसिडेंट्स ये तीनों हैं। मतलब इन तीनों को ऐड या मल्टीप्लाई या सब्ट्रैक्ट या किसी भी तरीके से किसी भी रेफरेंस से इन तीन सेल्स की वजह से ये वजूद में आया है तो ये तीन सेल इसके प्रेसिडेंट्स हुए। सिमिलरली मैंने अगर इस सेल के प्रेसिडेंस कैलकुलेट करने तो इस सेल को सिलेक्ट करके फिर ट्रेस प्रेसिडेंस पे क्लिक करूंगा तो हमें पता चलेगा कि इन तीनों के
रेफरेंस से ये सेल वजूद में आया है। अब अगर मैं इस वाले सेल का प्रेसिडेंस कैलकुलेट करना चाहता हूं तो इसके भी प्रेसिडेंस बिल्कुल हैं। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट कैसे वजूद में आया था, इस सेल में से ये कॉस्ट माइनस की गई थी, तब ये वाला सेल वजूद में आया था, प्रॉफिट मालूम हुआ था। तो मतलब इन दोनों सेल के रेफरेंस की वजह से ये सेल वजूद में आया है। तो इसको सेलेक्ट करके ट्रेस प्रेसिडेंट पर क्लिक करूंगा तो देखो हमें पता चला कि इस सेल के जो प्रेसिडेंट्स है वो ये दोनों सेल्स हैं। अब अगर ये एरोज आप हटाना चाहते हैं तो रिमूव एरोज पे क्लिक करेंगे, एरोज रिमूव हो जाएंगे। अच्छा, अगर आप प्रेसिडेंट्स तो हो गए, डिपेंडेंट्स को ट्रेस करना चाहते हैं, मैं मालूम करना चाहता हूं कि इस वाले सेल पे कौन कौन सा सेल डिपेंड कर रहा है, इसके डिपेंडेंट्स कौन है, तो इस सेल को सेलेक्ट करूंगा और ट्रेस डिपेंडेंट पे क्लिक करूंगा तो देखो हमें पता चल गया कि इस वाले सेल पे ये सेल भी डिपेंड कर रहा है और ये वाला भी। क्यों? क्योंकि इन तीनों को ऐड करके ये सेल वजूद में आया था। तो मतलब वो तमाम सेल जिन पे ये H41 डिपेंड कर रहा है उनमें से एक ये भी है। और सिमिलरली ये प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए भी सेल्स में से ही कॉस्ट माइनस की गई थी, तो मतलब ये इन दोनों पे डिपेंड कर रहा है। तो जनाब इसके डिपेंडेंट्स में से एक ये प्रॉफिट, डिपार्टमेंट ए की प्रॉफिट वाला सेल भी है। अब डिपार्टमेंट ए के प्रॉफिट वाले सेल का अगर मैं डिपेंडेंट्स मालूम करना चाहता हूं कि इस पे कौन कौन से सेल डिपेंड कर रहे हैं, ट्रेस डिपेंडेंस पे मैं क्लिक करूंगा तो जनाब हमें ये पता चल गया कि इस पे ये वाला सेल डिपेंड करे। क्यों? क्योंकि ये टोटल प्रॉफिट्स का सेल कैसे वजूद में आया था, इन तीनों प्रॉफिट्स को हमने ऐड किया था तब जाके ये सेल वजूद में आया था। तो सिमिलरली इस तरीके से आप प्रेसिडेंट्स और डिपेंडेंट्स को ट्रेस कर सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स, हम जब भी स्प्रेडशीट में कोई भी कैलकुलेशन करते हैं तो दो तीन सेल्स को ऐड करके दो तीन सेल्स के रेफरेंसेस के थ्रू कोई ना कोई कैलकुलेशन कर रहे होते हैं। अब वो रेफरेंसेस जो है रिलेटिव भी हो सकती है, एब्सोल्यूट भी हो सकती है। इस टेबल को हल करते हैं और इसके थ्रू सीखेंगे कि रिलेटिव और एब्सोल्यूट, या जिसको हम फिक्स सेल रेफरेंसिंग भी कहते हैं, वो होता क्या है असल में। जनाब यहाँ पे हमें 4 प्रोडक्ट्स दिए गए हैं जिनका पर केजी प्राइस और जितने उनके केजीज हमने सेल किए वो सारी वैल्यूज हमें बताई गई है। लेट्स सपोज अगर हमें मालूम करना हो कि टोटल सेल्स हर एक प्रोडक्ट की हमने की कितनी है, तो वो आसानी से हम मालूम कर सकते हैं फार्मूला अप्लाई करके, इज इक्वल टू जितने केजीज हमने सेल किए हैं वो मल्टीप्लाइड बाय पर केजी जो उसकी प्राइस है। तो देखो ये टोटल वैल्यू मालूम करने के लिए हमने इन दोनों सेल्स के रेफरेंसेस का सहारा लिया। जैसे ही एंटर करेंगे तो हमें पता चला कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें पता चला कि टोटल हमने $300 की सेल्स की है। अब जनाब इसी फॉर्मूले को हम नीचे कॉपी करेंगे ना तो इन दोनों सेल्स की टोटल सेल्स मालूम हो गई, मतलब प्रोडक्ट बी की टोटल सेल्स मालूम होगी। क्यों? ये स्प्रेडशीट खुद ही प्रिडिक्ट कर रहा है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहां पे अगर इसको वैल्यू दी गई है तो सिमिलरली अगर वही फॉर्मूला यहां नीचे लाया जाएगा तो सिमिलरली इसी सेल के जो साइड पे लेफ्ट साइड पे दो सेल्स हैं उन दोनों को मल्टीप्लाई करके मैंने यहां पे वैल्यू देनी है। तो जनाब इसी तरह इस फॉर्मूले को अगर नीचे ड्रैग करेंगे ना तो इसको कहते हैं रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग। हम फॉर्मूले के लिए सेल्स को चेंज कर रहे हैं, लेकिन हर बार जब मैं फॉर्मूला कॉपी करता हूं तो उसके साइड वाले जो दो सेल्स होते हैं वो मल्टीप्लाई होके उसकी वैल्यू मेरे सामने आ जाती है। अब ये रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग कहलाती है। अब लेट्स सपोज हमने, कंपनी कहती है कि जितने हमारे सेल्स हो रहे हैं उस पर हमने डिस्काउंट भी देना है 15% का, और मुझे मालूम करना है कि इन सारे सेल वैल्यू की डिस्काउंट कितनी बनती है असल में। तो वो भी आसान तरीका है, इज इक्वल टू हम ये टोटल सेल्स वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे इस 15% से, तो हमें पता चल जाएगा कि इस सारे सेल्स वैल्यू की 15% यानी जो असल हमारा डिस्काउंट है वो कितना बनता है। तो हमें मालूम हुआ कि $300 का 15% यानी जितना हमने डिस्काउंट देना है वो कितना है 45। अब यहां पे मसला बनेगा अगर इसी फॉर्मूले को मैं नीचे कॉपी करूंगा। देखो मैं इसी फॉर्मूले को नीचे कॉपी करूंगा तो बाकी सारे वैल्यूज 0 आ रहे हैं। अब ये क्यों आ रहे हैं? ये रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग की वजह से गलती हो रही है। क्यों? मैं जैसे ही यहां पे कॉपी कर रहा हूं ना, मैंने इस सेल्स की वैल्यू को इस 15% से मल्टीप्लाई किया था। अब इस फॉर्मूले को जैसे ही मैंने नीचे कॉपी किया तो उसके लिए क्या हुआ कि साइड वाली सेल्स वैल्यू को उसने इसके नीचे वाले सेल से मल्टीप्लाई किया, तो 320 मल्टीप्लाइड बाय खाली सेल यानी 0, वो तो 0 ही आंसर देगा। क्योंकि इससे पहले मैंने आपको समझाया कि अगर मैं फॉर्मूले को इस
सेल से कॉपी करके इस सेल में लेके आऊंगा तो फिर कंटेंट्स भी इसके साथ वाले सेल्स जो हैं रिलेटिव जो हैं वही कॉपी होंगे, वही मल्टीप्लाई होंगे, वही यहां पे आएंगे। तो यहां पे चूंकि हमने ये 300 का जो सेल है टोटल सेल्स, इसको इस 15% से मल्टीप्लाई किया था, यानी सेल F56 को सेल H54 से मल्टीप्लाई किया था। तो इस फॉर्मूले को जब यहां हमने कॉपी किया तो यहां हुआ क्या कि वो सेल 57 को सेल H54 की बजाय 55 की वजह के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और ये तो खाली था, जीरो था, तो ये सारी वैल्यूज जीरो आ गई। अब इस मसले का हल क्या है? सिंपल सी बात है, इसको एब्सोल्यूट बनाना होगा, रिलेटिव नहीं, मतलब इसको फिक्स बनाना होगा कि जनाब ये जो सेल्स हैं ये बेशक नीचे आते जाएं, ये रिलेटिव रहे, लेकिन ये मैंने फिक्स रखना है। ये सारे वैल्यूज को हमेशा इसी एक फिक्स सेल से आप मल्टीप्लाई करते जाओ। अब किसी भी सेल को फिक्स करने का आसान सा तरीका है, इसके फॉर्मूले में देखो, अगर आप उसके कॉलम को फिक्स करना चाहते हो तो उसके ये जो कॉलम का साइन है उसके साथ डॉलर का साइन लगा दो, ठीक है। या फिर अगर उसके रोज को फिक्स करना चाहते हो तो उसके रो के साथ डॉलर का साइन लगा दो। अब यहां पे हमें रो को फिक्स करना है, क्योंकि अगर हम यहां पे एक बार लिख दे कि एच, तो मतलब कॉलम तो फिर एच ही रहेगा, कॉलम आई पे थोड़ी चला जाएगा। लेकिन अगर मैं एच कॉलम लिख के साथ में ये जो रो 54 है इसके साथ डॉलर का साइन लगा दूं, तो मतलब एच वाले कॉलम में ये रो 54 कांस्टेंट रहेगा, फिक्स रहेगा, एब्सोल्यूट रहेगा। यानी ये वाला सेल F57, 58, 59 हो सकता है, लेकिन हर बार ये मल्टीप्लाई इसी सेल से होगा, और इसमें वैसे भी ऑलरेडी हमने 15% लिखा हुआ है। तो इसको फिक्स करने के लिए अगर आपको कॉलम को फिक्स करना हो तो कॉलम के साथ डॉलर का साइन लगाना होगा, आपको रो को फिक्स करना हो तो रो के साथ डॉलर का साइन लगाना होगा। अब देखो, इसको हमने एंटर किया, तो अब इस फॉर्मूले को कंट्रोल सी और वी के थ्रू में पेस्ट करूंगा, तो जनाब अब देखो बिल्कुल ठीक ठाक हमारा आंसर आ रहा है। क्यों? क्योंकि अब सारे के सारे सेल्स वैल्यू को एग्जैक्ट इसी से मल्टीप्लाई किया जा रहा है जो कि 15% है, और सारे के सारे सेल्स वैल्यू का हमें 15% ही पता चल रहा है जो कि हमारा असल डिस्काउंट है। तो दिस वाज नोन एज रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट या फिक्स सेल रेफरेंसिंग। इसके बाद बात करते हैं फॉर्मेटिंग टूल्स के बारे में। अब फॉर्मेटिंग टूल्स को इस्तेमाल करके आप सेल्स में मुख्तलिफ किस्म की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जैसे कि लेट्स सपोज मैं इस सेल को अगर बॉर्डर्स लगाना चाहता हूं तो मैं इस पर राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल्स में आऊंगा, यहाँ बॉर्डर सेलेक्ट करके अपनी मर्जी की लाइन सेलेक्ट करूंगा कि लेट्स सपोज मुझे डॉटेड लाइन वाला बॉर्डर चाहिए, उससे भी हल्की लाइन वाला या डार्क लाइन वाला बॉर्डर चाहिए। लेट्स सपोज हम इस डॉटेड को सिलेक्ट करते हैं। फिर यहाँ से आप सिलेक्ट करोगे कि ये सेल का अपर बॉर्डर, ये सेल का लोअर बॉर्डर, ये सेल का लेफ्ट वाला और सेल का ये राइट साइड वाला बॉर्डर। लेट्स सपोज ये चारों हमने सेलेक्ट कर दिया, जैसे ही हम ओके पे क्लिक करेंगे तो सेल्स के चारों तरफ बॉर्डर्स लग गए। यही एग्जैक्ट फंक्शन आप यहां से भी ऑपरेट कर सकते हैं। होम बटन पे आके ये जो बॉर्डर्स का आइकन आपको दिख रहा है इस पे आप क्लिक करोगे तो बॉटम, टॉप, लेफ्ट, राइट सब बॉर्डर्स दिख रहे हैं। अगर मैं नो बॉर्डर पे क्लिक करता हूं तो बॉर्डर खत्म हो गया। आप एक साथ ज्यादा सारा डेटा को भी बॉर्डर्स लगा सकते हैं। लेट्स सपोज मैंने ये सब सिलेक्ट किया, यहाँ पे आया और मैंने सिर्फ थिक या सिर्फ आउटसाइड वाला बॉर्डर सेलेक्ट किया, ठीक है। अगर थिक आउटसाइड बॉर्डर सेलेक्ट करता तो ये लाइन बहुत ज्यादा थिक होती। अगर मैं चाहता हूं कि इसके अंदर भी लाइन शो हो तो मैं इन सब को सेलेक्ट करके यहाँ पे आऊंगा और ऑल बॉर्डर्स पे सेलेक्ट करूंगा तो अंदर भी बॉर्डर्स बन गए। तो फॉर्मेटिंग टूल से आप ये कुछ कर सकते हो। इसके अलावा लेट्स सपोज अगर सेल के अंदर आपने इंक फिल करनी है, इसको कलर करना है, तो कोई भी सेल, लेट्स सपोज मैं इस सेल को सेलेक्ट करता हूँ, फॉर्मेटिंग सेल्स पे आता हूँ और फिल ऑप्शन पे जाता हूं, तो आप यहां से भी सिलेक्ट कर सकते हो और यही सेम ऑप्शन आप यहां से भी कर सकते हो। अब इस जगह पे आप आओगे, इस आइकन को प्रेस करोगे तो यहां से आप अपना कलर चूज करो। लेट्स सपोज ब्लू कलर का आप करना चाहते हो या आप ग्रीन कलर करना चाहते हो, तो उस सेल पे एग्जैक्ट वही कलर फिल हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि अंदर सेल के अंदर जो ये वैल्यूज लिखी हुई है इसका कलर, आप इस फॉन्ट का कलर आप चेंज करना चाहते हो, तो फॉर्मेटिंग सेल से भी कर सकते हो या इस सेल को सेलेक्ट करके ये जो ए लिखा हुआ है यहां से भी आप कर सकते हो अल्फाबेट से। पहले आप कलर सेलेक्ट करो। लेट्स सपोज मैं चाहता हूं कि इसमें लाइट ब्लू कलर दिखाई दे, तो आप इस मुख्तलिफ किस्म की फॉर्मेटिंग इस तरह से आप कर सकते हैं। कुछ और फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं जैसे कि अलाइनिंग। लेट्स सपोज मैं पहले इसको ज़रा अंडू कर दूं इन सबको,
अच्छा, लेट्स सपोज मैं इन 3 सेल्स को सिलेक्ट करता हूं और इनकी मैं जो फॉन्ट है वो चेंज करना चाहता हूं। तो फॉर्मेट सेल्स पे आप यहाँ पे आओगे और फॉन्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ से आप फॉन्ट चेंज कर सकते हो। ठीक है, आप जो फॉन्ट स्टाइल्स हैं वो चेंज कर सकते हो, रेगुलर में, इटैलिक में, बोल्ड इटैलिक में। फॉन्ट का साइज आप यहाँ से चेंज कर सकते हो और एग्जैक्ट यही सारे काम आप यहाँ से भी कर सकते हो। यहाँ से आप फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हो और यहाँ से फॉन्ट का साइज चेंज कर सकते हो। अंडरलाइनिंग, इटैलिक और बोल्ड यहाँ से आप कर सकते हो। किसी भी सेल को सिलेक्ट करोगे, लेट्स सपोज मैं इसको बोल्ड करना चाहता हूँ, सिलेक्ट करके यहाँ इस बी को क्लिक करूंगा तो बोल्ड हो गया। लेट्स सपोज मैं इसको इटैलिक में चेंज करना चाहता हूँ तो यहाँ आई पे क्लिक करूंगा तो वो इटैलिक में चेंज हो गया। लेट्स सपोज मैं इस वाले सेल को अंडरलाइन करना चाहता हूँ तो फॉर्मेटिंग सेल से भी हो सकता है और यहाँ यू वाले आइकन पे क्लिक करूंगा या कंट्रोल बी, कंट्रोल आई और कंट्रोल यू से भी एग्जैक्ट ये सारी चीजें होती है और इनको फॉर्मेटिंग कहा जाता है। इसके अलावा लेट सपोज मैं अगर इन सेल्स की अलाइनिंग करना चाहता हूँ तो राइट क्लिक करूंगा, फॉर्मेट सेल्स पे आऊंगा, अलाइनमेंट में आऊंगा तो यहाँ से आप मुख्तलिफ किस्म की अलाइनमेंट कर सकते हो। आप हॉरिजॉन्टल अलाइनिंग कर सकते हो, वर्टिकल अलाइनिंग कर सकते हो, मुख्तलिफ किस्म की अलाइनिंग कर सकते हो। लेट सपोज आप अपनी मर्जी से एंगल भी डिग्रीज, मुख्तलिफ डिग्रीज के एंगल्स पे आप टेक्स्ट को लिख सकते हो। लेट सपोज मैं ये वाला एंगल सेलेक्ट करता हूँ, 45 एंगल को सिलेक्ट करता हूँ तो जितने मेरे सिलेक्टेड सेल्स हैं उनकी जो एंगल है वो 45 डिग्रीज पे चली जाएगी सारे फॉन्ट की। चेक करो, मैं जैसे ही ओके पे क्लिक करता हूँ तो 45 एंगल पे चले गए। तो ये मुख्तलिफ किस्म की फॉर्मेटिंग आप कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक और ऑप्शन है, जैसे ही हम फॉर्मेट सेल्स पे आते हैं तो यहाँ पे एक और ऑप्शन है प्रोटेक्शन का। अब आप सेल्स को प्रोटेक्ट भी कर सकते हो, अपने जितने भी डेटा है उसको लॉक भी कर सकते हो, लेकिन लॉक करने के लिए आपको यहां रिव्यू पे आके शीट को प्रोटेक्ट करना होगा। ठीक है, लेट्स सपोज पहले मैंने ये सब क्लिक किया, यहां पे आया, एक मिनट, मैं जैसे ही प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक करूंगा ना तो यहाँ पे आपको आपसे पूछा जा रहा है कि आप पासवर्ड देना चाह रहे हो या नहीं। तो मैं पासवर्ड दिए बगैर सिर्फ इसको प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। तो मैं अब किसी भी सेल में जाऊंगा ना तो उसमें कुछ भी लिखने की कोशिश करूंगा, चेंज करने की कोशिश करूंगा तो वो नहीं होगा जब तक मैं इस लेट सपोज इस पूरे शीट को वापस अनप्रोटेक्ट ना करूं। अच्छा, अब लेट सपोज अगर आप चाहते हो कि कुछ खास मखसूस सेल सिर्फ प्रोटेक्टेड रहे, बाकी पूरी की पूरी शीट प्रोटेक्टेड ना रहे, पूरी की पूरी शीट पे पासवर्ड ना लगे, तो आप क्या करोगे, पहले तो इसको सेलेक्ट करके यहाँ फॉर्मेट सेल्स पे आओ और प्रोटेक्शन में ये लॉक्ड वाला जो आइकन है इस पे क्लिक करके इसको वापस अनचेक करो। ओके, तो अब अगर मैं शीट को प्रोटेक्ट कर भी दूंगा ना, क्योंकि इन सारों को तो मैंने वापस अनचेक कर दिया था, तो इसमें मैं चेंजेस कर सकता हूं अपनी मर्जी का। लेकिन अब इसमें अगर लेट सपोज मैं चाहता हूं कि सिर्फ ये वाला जो कॉलम का डेटा है या सिर्फ इतना डेटा ये लॉक हो जाए, तो पहले मैं कुछ यूं करूंगा, अनप्रोटेक्ट करूंगा इसको पूरी शीट को। अब यहां से इनको सेलेक्ट करके यहां फॉर्मेट सेल पे आऊंगा, इसकी प्रोटेक्शन को वापस चेक करूंगा और ओके। तो अब अगर मैं शीट को प्रोटेक्ट करूं तो जितने सेल्स के लिए मैंने प्रोटेक्शन को चेक इन किया था तो वो सारे प्रोटेक्ट हो जाएंगे। लेट्स सपोज मैं जैसे ही इस शीट की प्रोटेक्शन ऑन करूंगा ना, अच्छा शीट पे आप पासवर्ड भी लगा सकते हो। पासवर्ड आपको तब देना होगा कि लेट्स सपोज अगर आप वापस आपने इसको अनप्रोटेक्ट करना है तो पासवर्ड दिए बगैर आप इसको अनप्रोटेक्ट नहीं कर सकते। लेट्स सपोज हम पासवर्ड देते हैं ASDF, ठीक है, हमने पासवर्ड दिया, री एंटर ASDF, तो देखो इनको अनचेक किया था तो इसको मैं चेंज कर सकता हूं, लेकिन इनकी प्रोटेक्शन को हमने ऑन किया था तो ये मैं चेंज नहीं कर सकता। अब इनको वापस अनप्रोटेक्ट करने के लिए जैसे मैं अनप्रोटेक्ट पर क्लिक करूंगा ना तो पहले पासवर्ड देना होगा ASDF। ओके, अब ये अनप्रोटेक्ट हो गए, अब ये चेंज हो सकते हैं। समझ आ रही है? इसके अलावा मैंने आपको पहले सिखाया है कि टाइम और डेट की फॉर्मेटिंग मुख्तलिफ तरीकों से कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा करेंसी के बारे में बात करते हैं। लेट सपोज ये 40,000 है तो फॉर्मेट सेल्स पे हम जाते हैं और यहाँ नंबर्स पे आते हैं और यहाँ नंबर से आप इसको डेसिमल फॉर्म में भी लेके जा सकते हो। नंबर्स पे आके इसको हम यहाँ पे एक से ज़्यादा डेसिमल नंबर सेलेक्ट कर सकते हो कि जनाब कितने नंबर ऑफ डेसिमल्स होने चाहिए इसमें। करेंसी के तौर पे भी आप इसको लिख सकते हो कि लेट सपोज
आप इसको डॉलर के साइन में लिखना चाहते हो वगैरह वगैरह मुख्तलिफ, आप परसेंटेज के थ्रू भी लिख सकते हो इसको। अब जैसी परसेंटेज पे मैं ओके करूंगा तो ये 40,000% में तब्दील हो जाएगा। फ्रैक्शन, साइंटिफिक, टेक्स्ट, स्पेशल, मुख्तलिफ तरीके की आप कस्टम चेंजेस भी इसमें कर सकते हो। लेट सपोज मैं करेंसी पे यहाँ पे आया, तो यहाँ से आप करेंसी चेंज भी कर सकते हो। डॉलर से आप मुख्तलिफ सारे मुल्कों की करेंसी दे रखी है, लेट सपोज यहाँ पे हम PKR में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब मुख्तलिफ डेटा की मुख्तलिफ फॉर्मेटिंग हो सकती है। यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं कि नंबरिंग पे अगर आप आओ और आप चाहो कि जनाब मैंने 1000 सेपरेटर यूज करना है इस फला नंबर के लिए, तो जैसे ही मैं इसको चेक इन करूंगा ना और ओके दबाऊंगा तो देखो 1000 सेपरेटर यहाँ पे आ गया। इसके अलावा लेट सपोज मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूं, इसको और तरीके से लिखना चाहता हूं, तो ओके करूंगा तो जनाब वो भी हो सकता है। लेकिन अमूमन रेड कलर होता किसके लिए है? आप वो नेगेटिव डेटा के लिए आप रेड कलर इस्तेमाल कर सकते हो कि आप ये ऐसा करो कि प्लस वाले सिंपल अपने ब्लैक फॉन्ट में हो, जबकि नेगेटिव वाले को आप रेड में लिख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे नेगेटिव 50,000 यानी 50,000 का लॉस, इसको भी आप मुख्तलिफ तरीके से इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हो। जैसे कि लेट सपोज हम यहाँ पे आए नंबर्स पे, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि जनाब ब्रैकेट्स में बंद कर दें। तो पहले यहाँ पे माइनस दिख रहा था, अब माइनस के बजाय जिस तरह अकाउंटिंग तरीके से हम कर सकते हैं कि जनाब अकाउंटिंग की जुबान में आप माइनस नहीं बल्कि ब्रैकेट्स में बंद कर देते हो, तो उसका मतलब माइनस या लॉस ही होता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर आप अकाउंटिंग को सिलेक्ट करके ना यहाँ पे ओके प्रेस करोगे तो अकाउंटिंग में आप लेट सपोज मैंने यहाँ नंबर में 1000 सेपरेटर यूज नहीं किया, लेकिन अकाउंटिंग डेटा अगर आपने पुट किया है, वैल्यू आपने पुट किया है, तो उस पर जैसे आप ओके प्रेस करोगे तो वो खुद ही 1000 सेपरेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, लेट्स सपोज ये डेसिमल्स हम हटाना चाहते हैं तो फॉर्मेट सेल्स में आके ये जो डेसिमल प्लेसेस हैं इसको 0 कर देते हैं, तो वो डेसिमल प्लेसेस गायब हो गए, ठीक है। ये मुख्तलिफ किस्म की फॉर्मेटिंग है जो आप कर सकते हो, और यही सारी चीज़ें आप यहाँ होम पे आके यहाँ से भी आप कर सकते हो। ये डॉलर साइन अगर आप इसको कोई और सिंबल में कन्वर्ट करना चाहते हो, जैसे चाइनीज येन्स में है, यूरो में है, ठीक है, और डॉलर में है, परसेंटेज में आप कन्वर्ट करना चाहते हो इस स्पेसिफिक सेल को, तो जैसे ही परसेंटेज वाले साइन को क्लिक करोगे जी परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा, वापस क्लिक करोगे अंडू हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं 1000 सेपरेटर यहां से ऑन करना चाहता हूं तो इस पर यहाँ क्लिक करूंगा। लेट सपोज मैं 1 मिनट इस वाले पे 1000 सेपरेटर यूज करना चाहता हूं, तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और ये आइकन प्रेस करूंगा तो 1000 सेपरेटर ऑन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मैं यहाँ से डेसिमल्स भी लगा सकता हूँ कि इस सेल को सिलेक्ट करके अगर मैंने डेसिमल्स इंसर्ट करने हैं तो इस पे क्लिक करूंगा, जितने डेसिमल्स इंसर्ट करने आप उतनी क्लिक्स करें, वापस हटाने तो इस बटन पे आप क्लिक करें, तो ये मुख्तलिफ किस्म की फॉर्मेटिंग आप कर सकते हो। इसके बाद बात करते हैं सॉर्ट फंक्शन के बारे में। लेट सपोज यहाँ पे हमारे कुछ कस्टमर्स हैं जिससे हमने कुछ पैसे रिसीव करने हैं, ठीक है, ये हमारे रिसीवेबल्स हैं, और ये हमने यहाँ पे जो लिखे हुए हैं लेकिन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में नहीं लिखे हुए, और मैं चाहता हूँ कि इनको मैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में चेंज करूँ, तो इन सबको मैं सेलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक, यहाँ सॉर्ट पे आऊंगा, A to Z या Z to A आप जो करना चाहते हो मैं ये क्लिक करूंगा, और कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन, जितना मैंने सेलेक्ट किया सिर्फ उसको A to Z चेंज करो। तो जैसे ही मैं सॉर्ट पे क्लिक करूंगा तो ये सॉर्ट तो हो गया A to Z, लेकिन ये अमाउंट वही पुराना वाला है और नाम चेंज हो गए, तो गलत नाम के साथ गलत डेटा यहाँ पे आ गया डॉलर्स का, मतलब ये अब्बास के एग्जैक्ट $100 तो नहीं थे, कुछ और थे। अब अगर आप चाहते हो कि नाम को सॉर्ट करते वक्त तो जिस नाम का जितना जितना रिसीवेबल है वो भी साथ में सॉर्ट हो जाए तो वो भी हो सकता है। लेट्स सपोज कंट्रोल Z के थ्रू हम इसको वापस करते हैं, देखो वो भी आसान है, आप सबको सिलेक्ट करके सॉर्ट पे आओगे ना A to Z, तो
एक्सपेंड द सिलेक्शन मतलब सिर्फ इन नामों को नहीं बल्कि इनके साथ साथ इनके पैसों को भी सॉर्ट आउट करो। मतलब कि अगर आप इस अब्बास को पहली नंबर पे लेके आ रहे हो तो इसके जितने पैसे रहते हैं $80 इसको भी पहले नंबर पे लेके आओ। अब देखो एक्सपेंड द सिलेक्शन के साथ जैसे ही मैं सॉर्ट पे क्लिक करूंगा तो एक्सेल खुद ही इसको समझ जाता है और नाम के साथ साथ नाम तो वैसे भी A to Z अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उसने सॉर्ट आउट कर दिए, लेकिन इसके साथ साथ वो पैसे भी एग्जैक्ट जिसके जितने पैसे थे उसको भी सॉर्ट आउट कर दिया है। अच्छा, आप इस अमाउंट के थ्रू भी इसको सॉर्ट कर सकते हो। लेट्स सपोज मैंने पहले यहां सेलेक्ट किया था तो A to Z सॉर्टिंग कर सकते थे। अब इस मैंने अमाउंट यानी पैसों को सिलेक्ट किया तो जैसे ही मैं सॉर्ट ऑप्शन पे आता हूं तो अब यहां आ रहा है कि स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट की तरफ आपने इसको सॉर्ट आउट करना है या लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। अब मैं लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट जैसे आप यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मुझसे पूछ रहा है कि साथ साथ नाम भी सॉर्ट आउट करने के नहीं, बिल्कुल नाम भी सॉर्ट आउट करने वरना डेटा ही गलत हो जाएगा। तो देखो जैसे ही मैंने सॉर्ट आउट किया तो जिसके सबसे ज्यादा पैसे अभी रिसीव करने मैंने वो टॉप पे आ गया और जिससे सबसे कम पैसे मैंने रिसीव करने वो सबसे बॉटम पे आ गया। इसके बाद बात करते हैं फिल्टर फंक्शन की। अब फिल्टर फंक्शन हमें क्या फायदे दे सकता है। लेट्स सपोज यहाँ पे हमारे पास कुछ एम्प्लॉइज हैं और उनका रोल भी लिखा हुआ है कि सुल्तान साहब डायरेक्टर है और डिपार्टमेंट भी लिखा हुआ है सेल्स डिपार्टमेंट के, अमजद साहब डायरेक्टर है रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के, उमर साहब सेल्समैन है सेल्स डिपार्टमेंट के और उनकी सैलरीज भी लिखी हुई है। तो इसको जरा हम फिल्टर करते हैं। ये सारे डेटा को सिलेक्ट किया और यहाँ पे कहाँ गया फिल्टर, और फिल्टर में आके हमने फिल्टर बाय सिलेक्टेड सेल्स आइकन जैसे ही हमने क्लिक किया तो यहाँ पे फिल्टर्स लग गए। अब इस फिल्टर्स का फायदा क्या है। लेट्स सपोज हम चाहते हैं ना कि हमें सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टर्स का यानी रोल के मुताबिक इसको फिल्टर करें, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टर्स का डेटा हमें मालूम हो सामने दिखे। तो इस रोल के ऑप्शन को सिलेक्ट करके यहाँ सेलेक्ट ऑल को हटा के सिर्फ डायरेक्टर्स को टिक करके ओके पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ डायरेक्टर्स के सैलरीज हमें दिख रहे हैं। हम इसके अलावा डिपार्टमेंट के मुताबिक भी इसको फिल्टर आउट कर सकते हैं। डिपार्टमेंट के इस ऑप्शन को सेलेक्ट करके यहाँ सेलेक्ट ऑल से हटा के सिर्फ और सिर्फ R&D डिपार्टमेंट को सेलेक्ट करके ओके पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ R&D डिपार्टमेंट के जो एम्प्लॉइज हैं सिर्फ उनकी सैलरीज दिख रही हैं। अब नाम के मुताबिक तो हम फिल्टर आउट कर नहीं सकते क्योंकि हर किसी का अलग अलग नाम होता है, लेकिन इस तरह डिपार्टमेंट और रोल्स के मुताबिक आप इसको फिल्टर आउट कर सकते हो और इस तरीके से फिल्टर फंक्शन हमें बहुत फायदा दे सकता है। आप इसको वापस करना चाहो तो लेट्स सपोज डिपार्टमेंट सारे के सारे सेलेक्ट करो पहले और रोल अगर पूरे के पूरे सेलेक्ट ना भी हो तो यहाँ से डिपार्टमेंट सारे ऑन करके फिर रोल भी सारे सेलेक्ट करो तो सारी डिपार्टमेंट्स के जितने डायरेक्टर्स अकाउंटेंट्स और सेलमैन हैं सबकी सब सैलरी वापस आ गई। तो इस तरीके से हम फिल्टर फंक्शन को अपनी आसानी के लिए मुख्तलिफ तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं लेट्स सपोज हमारी कंपनी के दो ब्रांचेस हैं, एक है इस्लामाबाद और एक है पेशावर में। अब दोनों के सेल्स के जो वैल्यूज हैं डेटा है वो हमारे पास मौजूद है। इस शीट पे हमने इस्लामाबाद वाला डेटा लिखा हुआ है तीनों डिपार्टमेंट्स के जनवरी फरवरी और मार्च के सेल्स, और यहाँ पे हमने पेशावर का डेटा लिखा हुआ है। अब अगर मैं चाहूँ कि जो डिपार्टमेंट ए बी और सी के या किसी एक खास डिपार्टमेंट के जनवरी फरवरी या मार्च वाले सेल्स इस्लामाबाद और पेशावर के टोटल कितने हैं वो अगर मैं डायरेक्टली मालूम करना चाहूं तो भी आसानी से मालूम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक छोटी सी शर्त है। शर्त यह है कि जिस एग्जैक्ट सेल में यहाँ इस्लामाबाद वाली शीट पे सेल्स लिखा हुआ है या जनवरी लिखी हुई है फरवरी मार्च, तो उन्हीं एग्जैक्ट सेल रेफरेंसेस के मुताबिक यहाँ पे भी डेटा इनपुट होना चाहिए। अब इन दोनों को टोटल में डायरेक्टली कैसे कर सकता हूँ, आसान तरीका है। इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे, फिर लिखेंगे इस्लामाबाद और फिर लगाएंगे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन साइन, शिफ्ट प्रेस करके ये 1 को आप क्लिक करेंगे तो एक्सक्लेमेशन साइन आ जाएगा। अब उसके बाद इस सेल को आपने कोड करना है। कौन सा सेल है, कॉलम सी में रो 2 में, तो इस सेल का नाम क्या बनता है, सेल C2। तो यहां पे C2 प्लस पेशावर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन और इसी सेल का नाम, यानी पेशावर वाली शीट में भी इसी सेल पे जनवरी का डिपार्टमेंट ए का डेटा लिखा हुआ है तो C2। और जैसे ही मैं इंटर करूंगा तो आप चेक कर सकते हो, देखो इस्लामाबाद में के डेटा में जनवरी में डिपार्टमेंट ए में कितने सेल्स हुए थे 1000, पेशावर वाले में
1500, दोनों को मिला के कितने हुए 2500, और टोटल वाले में एग्जैक्ट यहाँ 2500 लिखा हुआ है। अब इस फॉर्मूले को मैं कॉपी करके इस तरह ड्रैग भी कर सकता हूँ, लेकिन आपको सिर्फ प्रैक्टिस कराने के लिए यहाँ पे फिर से हम फार्मूला पुट कर देते हैं। लेट सपोज ये सेल कौन सा है, सेल C3, तो हमने इस्लामाबाद और पेशावर दोनों के C3 सेल्स को ऐड करना है। तो सबसे पहले इज इक्वल टू, फिर इस्लामाबाद, ठीक है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन C3 सेल, प्लस कर देंगे पेशावर के C3 के साथ, लेकिन साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन साथ लगाएंगे C3, और जैसे ही एंटर करेंगे तो देखो इस्लामाबाद के जनवरी डिपार्टमेंट बी की सेल्स कितनी है, 800, पेशावर वाली की 1200, दोनों को मिला के टोटल कितने बनते हैं, 2000, और यहाँ पे 2000 ही आया है। लेट सपोज ये हम यहाँ पे ड्रैग करते हैं, ठीक है, नीचे भी ड्रैग कर देते हैं। तो इस तरीके से आप दोनों शीट्स को अलग अलग देखने के बजाय, क्योंकि यहाँ पे हमने तो सिर्फ दो तीन डिपार्टमेंट का डेटा लिखा हुआ है, जनवरी फरवरी मार्च, आपके पास हो सकता है हजारों चीज़ों के डेटाज हो, तो आप इस तरीके से आसानी से एक ही फॉर्मूले से सबको ऐड अप कर सकते हैं, दोनों ब्रांचेस के सेल्स को। इसके बाद सीखते हैं कि रोज और कॉलम्स के हाइट या विड्थ को कैसे चेंज किया जा सकता है। अब जनाब आप कॉलम के विड्थ को यहाँ माउस से खुद भी चेंज कर सकते हैं, या इस पे राइट क्लिक करके जो कॉलम विड्थ है यहाँ पे आएंगे तो ये 8.71 है, इसको हम 10 बना देंगे, और जैसे ही हम इसको ओके पे क्लिक करेंगे इसकी विड्थ जो है वो इंक्रीज हो गई। सिमिलरली जो रोज है उनकी हाइट होती है, क्योंकि वो टॉप टू बॉटम होती है। अब ये आप माउस के थ्रू भी कर सकते हो एनालॉग तरीके से, देखो मैंने इसकी जो हाइट है वो बढ़ा दी, आप मुख्तलिफ तरीके से इसकी हाइट बढ़ा सकते हो, लेकिन आप इस तरह भी कर सकते हो, राइट क्लिक करके यहाँ रो हाइट पे आप आओगे तो इसकी ऑलरेडी हाइट कितनी है, 39, लेट्स सपोज मैं इसको 15 कर देता हूँ, मैं जैसे अभी इसको क्या करूँगा तो देखो हाइट डिक्रीज हो गई वापस। तो इस तरीके से आप कॉलम और रोज के हाइट और विड्थ को चेंज कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि आप स्प्रेडशीट को यूज़ करते हुए अपने डेटा को मुख्तलिफ चार्ट्स में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जनाब जैसे यहाँ पे सबसे पहले है बार एंड कॉलम चार्ट। इसके बाद बात करते हैं कि आप स्प्रेडशीट को यूज़ करते हुए अपने डेटा को मुख्तलिफ चार्ट्स में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बार एंड कॉलम चार्ट की। जैसे यहाँ पे हमारे पास डेटा है मार्च अप्रैल मई जून के सेल्स का डेटा भी पड़ा हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट का डेटा भी पड़ा हुआ है, और नेट प्रॉफिट का डेटा भी पड़ा हुआ है किसी कंपनी का। अब जनाब इसका हमने यहाँ पे बार एंड कॉलम चार्ट बनाया है, तो उसकी रिप्रेजेंटेशन कुछ यू हो रही है, और उसमें हमें ये पता चल रहा है कि जो ब्लू वाली लाइन है ये सेल्स को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है, ये जो ब्राउन वाली लाइन है वो ग्रॉस प्रॉफिट बता रही है, और ये जो लाइट पर्पल सा कलर है वो हमें नेट प्रॉफिट बता रहा है। अब जनाब इस चार्ट को बनाते कैसे हैं, लेट्स सपोज ये वाले डेटा को इस्तेमाल करके चार्ट बनाने की कोशिश करते हैं। हमारे पास डेटा मौजूद है पेशावर और इस्लामाबाद दोनों ब्रांचेस के मार्च अप्रैल मई और जून के सेल्स का डेटा मौजूद है। तो जनाब आप इसको सेलेक्ट करके यहाँ इंसर्ट वाले टैब में आके यहाँ से आप इसमें जो मुख्तलिफ चार्ट्स है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कॉलम एंड बार चार्ट है, ये इंसर्ट लाइन या एरिया चार्ट है, ये पाई चार्ट या डोनट चार्ट जिसे कहते हैं। अब फिलहाल हम बार एंड कॉलम चार्ट की बात कर रहे हैं तो ये वाला इंसर्ट करते हैं। लेट सपोज इसमें फिर आप मुख्तलिफ तरीक़ों से उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। हम क्लस्टर्ड वाला वो चार्ट बनाना चाहें, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक मिनट हम इसको यहाँ ले आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो ब्लू लाइन जो है ये पेशावर वाली सेल्स है, और ये जो ब्राउन लाइन है ये इस्लामाबाद वाली सेल्स है मार्च की, यहाँ ये अप्रैल की है, मई और ये जून की। हम इसकी फॉर्मेटिंग को चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। अब लेट सपोज आप यहाँ से भी क्लिक करके चेंज कर सकते हो या यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। आपको यहाँ पे अगर ठीक तरह दिखाई नहीं दे रहा ठीक तरीके से तो आप इसको चेंज भी कर सकते हो। लेट सपोज आप इसकी फॉर्मेटिंग चेंज करके ये वाला भी सिलेक्ट कर सकते हैं, तो इसमें आपको कंप्लीट दिखाई दे रहा है कि एग्जैक्ट मार्च में जो पेशावर वाली सेल्स हैं वो कितनी है और जो इस्लामाबाद वाली सेल्स हैं वो कितनी है। तो यहाँ अप्रैल के मुताबिक भी एग्जैक्ट ये सब डेटा दिख रहा है। अच्छा, अगर हम इसकी फॉर्मेट को चेंज करना चाहे, लेट सपोज हमने इस सेल को सिलेक्ट किया चार्ट को, एक मिनट इंसर्ट पे आके यहाँ इसको क्लस्टर फॉर्म में ले आए, ठीक है,
सॉरी स्टैक्ड फॉर्म में लिया है। तो अब यहाँ टोटल मार्च में कितनी सेल्स हो रही है वो बताया जा रहा है। ये कुछ 300 से लेके 350 के बीच की सेल्स है, जिसमें 150 जो है वो पेशावर की है और इसके ऊपर वाली जो सेल्स है वो इस्लामाबाद की सेल्स आपको दिखाई जा रही है। सिमिलरली सर अप्रैल, मई और जून, तो ये मुख्तलिफ तरीके हैं कि जिसके थ्रू आप अपने डेटा को चार्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। जनाब, एडवांटेज ये है कि आप इजीली कंपैरिजन ऑफ डेटा पॉइंट्स कर सकते हो, एक दूसरे के साथ कंपेयर कर सकते हो कि जनाब पेशावर जो मार्च का सेल्स है उनको आप अप्रैल के सेल्स के साथ कंपेयर कर सकते हो, मार्च का जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो आप अप्रैल के ग्रॉस प्रॉफिट से कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, क्विक ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन भी आप कर सकते हो कि मार्च में हमारी सेल्स ज़्यादा थी, फिर अप्रैल में ज़रा सी कम हो गई, मई में फिर ज़्यादा और जून में बहुत ही ज़्यादा कम, तो आप ट्रेंड भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। कुछ डिसएडवांटेजेस ये हैं कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि ओवर सिंप्लीफिकेशन एंड पोटेंशियल फॉर मैनिपुलेशन एंड कंफ्यूजन। अब जनाब कंफ्यूजन यहाँ पे और पोटेंशियल फॉर मैनिपुलेशन यहाँ पे कैसे क्रिएट हो सकता है? जनाब ये इतना सिंप्लीफाई कर देता है चीज़ों को कि कोई भी बंदा जो ये रिपोर्ट खुद बना रहा हो, लेट्स सपोज, वो आपको किसी ऐसे फॉर्म में ये चार्ट बना के दे देगा जैसे कि ये वाला फॉर्म है। अब यहाँ आपको ये टोटल एक तो एग्जैक्ट पता नहीं चल रहा कि टोटल सेल्स है कितनी, और अगर पता चल भी जाता तो इस टोटल से फिर आपको 150 माइनस करने होंगे, तब जाके आपको इस्लामाबाद और पेशावर वाले अलग अलग सेल्स दिखेंगे। ठीक है, तो इतने ज्यादा ओवर सिंप्लीफाइड है कि कोई भी अपनी मर्जी का चार्ट बना के आपको किसी न किसी तरीके से मैनिपुलेट या कंफ्यूज कर सकता है। लेकिन उसके लिए एक ऑप्शन है कि आप इसका फॉर्मेट ही चेंज कर दो। यहाँ आके लेट सपोज मैं ये वाला सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ फिर बाकायदा मुझे पता चल रहा है कि इसमें जो 330 है टोटल, जिसमें 150 पेशावर के, बाकी 180 जो है वो इस्लामाबाद के। इस तरीके से आप उसकी फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हो। अच्छा, मिसलीडिंग इंप्रेशन इफ देयर आर मेनी कंपोनेंट्स, एक से ज्यादा कंपोनेंट्स हो और कुछ बहुत ही ज्यादा हो जाए तो आपको मिसलीडिंग एक आपको इंप्रेशन दे सकते हैं, आपको मिसलीड कर सकते हैं। आप कैलकुलेशंस के बीच में, जैसे कि यहाँ पे हमने ट्रेंड तो देखना है लेकिन सिर्फ सेल्स का ट्रेंड देखूं, ग्रॉस प्रॉफिट का भी साथ में ट्रेंड देखूं या नेट प्रॉफिट का भी ट्रेंड देखूं, तो आपको एक से ज्यादा अगर कंपोनेंट्स बार बार दिखाई जा रहे तो उसको आप देखकर कंफ्यूज हो सकते हैं, मिसलीड हो सकते हैं। अब ये किस चीज के लिए ज्यादा सूटेबल है बार एंड कॉलम चार्ट? इसकी सूटेबिलिटी है कंपैरिजन के लिए। आप कंपैरिजन के लिए ज्यादातर लोग बार एंड कॉलम चार्ट ही इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद बात करते हैं लाइन चार्ट्स के बारे में। यहाँ पे हमारे पास 5 महीनों का डेटा पड़ा हुआ है प्रोडक्ट ए और बी के लिए, जिसको हमने लाइन चार्ट के थ्रू रिप्रेजेंट कर रखा है यहाँ पे। अब यहाँ ये जो ब्लू लाइन है वो प्रोडक्ट ए की सेल्स को रिप्रेजेंट कर रही है और जो ब्राउन लाइन है ये प्रोडक्ट बी के सेल्स को रिप्रेजेंट कर रही है जनाब। अब यहाँ अगर आप देखें तो स्टार्ट में जो मार्च वाले सेल्स हैं वहाँ प्रोडक्ट बी की जो सेल्स ज़रा कम है, तकरीबन 400 से ज़रा सा ऊपर, जबकि प्रोडक्ट ए जो है उसने बहुत अच्छा स्टार्ट लिया है, $500 के सेल से शुरू हुए। लेकिन स्लोली स्लोली जैसे ही सेल्स बढ़ते गए प्रोडक्ट ए बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, ज़्यादा भी सेल्स प्रोवाइड कर रहा था प्रोडक्ट बी से और कंटिन्यूसली ग्रो भी कर रहा था। लेकिन जून में आके एकदम से उसकी सेल्स बहुत ज़्यादा कम हो गई। लेकिन दूसरी तरफ अगर प्रोडक्ट बी को देखा जाए तो उसने अपने सेल्स उसी तरह बरकरार रखे, तो मतलब प्रोडक्ट बी ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट है इन दोनों में से। अब इसी तरह लेट सपोज हम अगर पेशावर और इस्लामाबाद के 4-5 महीनों का डेटा है, इसका अगर लाइन चार्ट बनाना चाहे तो इंसर्ट टैब पे आके यहाँ पे ये लाइन चार्ट सेलेक्ट करके इसको ज़रा सा हम अलग तरीके से बनाते हैं। ठीक है, इस वाले को मैं ज़रा 3D में बनाता हूँ। ठीक है, इसकी फॉर्मेटिंग इसलिए मैंने अलग कर दी क्योंकि मैंने आपको एक पॉइंट समझाना। चलो जनाब, यहाँ पे जो ब्लू लाइन है वो पेशावर के सेल्स को रिप्रेजेंट कर रही है, जबकि ये ब्राउन सी जो लाइन है वो इस्लामाबाद वाले सेल्स को रिप्रेजेंट कर रही है। सबसे पहले तो ये 150 जो है वो पेशावर वाले सेल्स हैं, जबकि ये 200 और 150 के करीब बीच तकरीबन कोई ये 180 वाले जो है ये इस्लामाबाद के सेल्स हैं।
अब जनाब इसमें एक स्लाइड सा मसला है यहाँ पे, तो अगर हमें आसानी से सब दिख ना भी रहा हो, चलो इस चार्ट को भी ज़रा सा चेंज कर देते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। इंसर्ट पे आके ये चार्ट को हमने इसको चेंज करके दूसरे वाले पे चेंज कर दिया, जबकि यहाँ पे इंडिविजुअली टोटल सेल्स बता रहे हैं कि मार्च में टोटल सेल्स 800 और 1000 के बीच 900 के करीब कोई टोटल सेल्स हुए थे, जिसमें से ये 440 450 जो है या 500 के करीब ये प्रोडक्ट ए के थे, बाकी ऊपर वाले प्रोडक्ट बी के थे। तो एक तो ये कंफ्यूजन हो गई कि अगर हमें अलग अलग प्रोडक्ट के सेल्स मालूम करने हैं तो पहले ये टोटल एग्जैक्ट जो कि आसानी से मालूम नहीं हो रहा ये कैलकुलेट करना है, और उसमें से ये जो इस्लामाबाद वाले सॉरी प्रोडक्ट बी वाले सेल्स हैं वो माइनस करेंगे, तब प्रोडक्ट ए के सेल्स हमें मालूम होंगे। ठीक है, और दूसरी तरफ अगर इसकी 3D एनिमेशन को देखा जाए तो जो लाइंस कांस्टेंट या कंटिन्यूअस नहीं है ना, ताकि एक ही सिमत में चल रही हो, बार बार जिग जैग यानी इरेगुलर हो, तो वो बार बार एक दूसरे को ब्लॉक कर देती हैं और फिर आप आसानी से मालूम ही नहीं कर पाते। जैसे कि यहाँ पेशावर वाले सेल्स की लाइन ने इस्लामाबाद वाली सेल्स की लाइन को ब्लॉक ही कर दिया, और अब आपको आसानी से पता भी नहीं चल रहा कि जनाब इसमें से इस्लामाबाद की सेल्स कितनी है अब और पेशावर की सेल्स कितनी है, क्योंकि वो दोनों यहाँ पे आके तो बिल्कुल ब्लॉक ही हो गए। इसको तो फिर भी चलो लेट सपोज हम इसकी जो फॉर्मेटिंग है वो चेंज करके इस पर कन्वर्ट कर देते हैं, तो बाकायदा एक एक का पता चल रहा है, लेकिन ये आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर देता है। ठीक है, अब इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात की जाए तो एडवांटेजेस में ये कि एनहांस विजिबिलिटी ऑफ ट्रेंड्स, ये तो बिल्कुल ठीक बात है, आप आसानी से ट्रेंड्स कैलकुलेट कर पाते हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ से आपको आसानी से पता चल रहा है कि किस प्रोडक्ट ने किस मंथ में अच्छा परफॉर्म किया और किस मंथ में कम, और उसको देखते हुए आप आगे के लिए उसकी प्रेडिक्शन प्लान कर सकते हैं। ईज ऑफ प्रेडिक्शन एंड इंटरप्रिटेशन, मतलब ये है कि इन ट्रेंड्स को देख के आप आसानी से इंटरप्रिटेशन कर सकते हो इसकी, यानी मतलब एनालिसिस कर सकते हो और उसके मुताबिक अपना प्रेडिक्शन यानी फॉरकास्टिंग कर सकते हो। सिंप्लीफाई कम्प्लेक्स डेटा, यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स दिए गए थे, ठीक है, पर मंथ के हिसाब से, और उन बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स को इन्होंने 2 लाइन्स में आसानी से सिंप्लीफाई करके बता दिया, शो कर दिया है, तो ये डेटा को सिंप्लीफाई करता है। एबिलिटी टू कंपेयर मल्टीपल डेटा सेट्स, बिल्कुल आप एक से ज्यादा डेटा सेट्स को एक दूसरे से कंपेयर कर सकते हो, जैसे कि यहाँ हम प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी को बार बार कंपेयर किए जा रहे हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है कि विजुअल मैनिपुलेशन बाय चेंजिंग स्केल्स, हर स्केल में आपको अलग अलग विजुअल मैनिपुलेशंस देखनी पड़ती हैं। ठीक है, जैसे कि ये तो फिर भी ठीक है, इसके बाद वो जो पहले हमने एक बनाया था, एक तो वो इंडिविजुअली टोटल सेल्स बताता था, अलग अलग प्रोडक्ट की सेल्स मालूम करने के लिए टोटल में से एक को माइनस करना पड़ता था, तब जाके दूसरे के सेल्स आसानी से पता चलते थे। लैक ऑफ क्लैरिटी विद मेनी लाइंस, लेट सपोज ये लाइंस तो 2 हैं, अगर 10-15 लाइन होते और बार बार एक दूसरे को इस तरह क्रॉस कर रहे होते तो आप आसानी से क्लियरली उसको स्टडी नहीं कर सकते। और ये जो तीसरी लाइन है वो एग्जैक्ट इस चार्ट के मुताबिक है कि लिमिटेड एबिलिटी टू डिस्प्ले डेटा दैट इज नॉट कंटिन्यूअस और हैव इलॉजिकल प्रोग्रेशन, मतलब आप लिमिटेड डेटा सिर्फ शो कर सकते हो या स्टडी कर सकते हो उन डेटा पॉइंट्स के लिए जो कंटिन्यूअस नहीं हो या इलॉजिकल प्रोग्रेशन हो, कभी बढ़ रहे हो कभी कम हो रहे हो, तो देखो बार बार एक दूसरे को ब्लॉक कर रहे हैं, तो आप ये जो पेशावर वाले सेल्स है इसके पीछे वो इस्लामाबाद वाले तो छुप ही गए, तो आपको आसानी से मालूम ही नहीं हो रहे, मालूम ही नहीं होने का मतलब वो दिख ही नहीं रहे, तो आप जज कैसे करोगे कि यहाँ एग्जैक्ट इस पोजीशन पे आके इस्लामाबाद के सेल्स कितने थे। तो ये एक लिमिटेशन है इसकी। अब सूटेबिलिटी क्या है, ये किस चीज के लिए बेस्ट है, बेस्ट फॉर आइडेंटिफाइंग ट्रेंड्स, ट्रेंड्स के लिए बिल्कुल बेहतर है कि जैसे यहाँ इसके हम चेंज करके इस पर कन्वर्ट कर देते हैं, या लेट सपोज ये ग्राफ ही चेंज कर देते हैं, चलो यहाँ पे कन्वर्ट कर देते हैं, तो आप ट्रेंड आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये बेस्ट सूटेबल फॉर ट्रेंड्स आइडेंटिफिकेशन के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद बात करते हैं पाई, या इसको डोनट चार्ट भी बोला जाता है, क्यों, क्योंकि ये पाई या डोनट की शक्ल का होता है। अब जनाब यहाँ पे हमें प्रोडक्ट ए का डेटा दिया गया है, अब पाई चार्ट का असल मकसद क्या है, ये कंपैरिजन वगैरह नहीं कर सकता, ठीक है, ये असल में आपको ये बताता है कि किसी भी एक डिपार्टमेंट या किसी भी एक प्रोडक्ट या किसी भी एक इंस्टीट्यूट का डेटा आपको मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड करके दे सकता है। जैसे कि यहाँ पेशावर, मर्दान, लाहौर, इस्लामाबाद और कश्मीर के प्रोडक्ट ए के सेल्स जो है, टोटल सेल्स का हमने यहाँ पे
चार्ट बना दिया है। अब इस चार्ट में से पेशावर में से कितने हैं, इस्लामाबाद में से कितने हैं, और मुल्तान में, मर्दान में से कितने हैं, कश्मीर में से कितने हैं, उस सेल्स को इन्होंने डिवाइड कर दिया प्रोडक्ट ए के सेल्स को। इसी तरह एक फ्रूट कंपनी है जिसमें मुख्तलिफ फ्रूट्स के सेल्स होते हैं, तो उसके लिए लेट सपोज हम चार्ट बनाते हैं। तो देखो रिकमेंडेशन पे अगर आप क्लिक करोगे तो सबसे पहले पाई चार्ट ही दिखाई देगा आपको। तो पाई चार्ट आप बनाओगे कैसे, डेटा सेलेक्ट करके इंसर्ट वाले टैब पे आके पाई चार्ट पे क्लिक करोगे ना, तो इस तरीके से आप पाई चार्ट बना सकते हो, और आप मुख्तलिफ फॉर्मेट्स में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये हमारा फ्रूट कंपनी के लिए पाई चार्ट बन गया। अब जनाब यहाँ ये ब्लू वाला जो लाइन है ये पेशावर वाले सेल्स बता रहा है, ठीक है। ये जो ब्राउन वाला लाइन है ये मर्दान की सेल्स बता रहा है, ये जो लाइट पर्पल है ये लाहौर वाले सेल्स बता रहा है, ये जो येलो है इस्लामाबाद वाले, और ये जो हल्का सा ब्लू है ये कश्मीर वाले सेल्स बता रहा है। और सिमिलरली यहाँ पे टोटल सेल्स जो है उसको डिवाइड कर दिया है। एप्पल वाले सेल्स ये रहे, ठीक है, और जो अमरूद वाले सेल्स हैं वो ये रहे, ग्रेप्स वाले जो सेल्स हैं वो ये रहे, बनाना वाले ये रहे, और ऑरेंजेस वाले ये रहे। अब इनमें एग्जैक्ट हमें पता नहीं चल रहा कि कितने कितनी वैल्यूज या परसेंट या कितने कितने सेल्स। अब इसको आसानी से आप मालूम कर सकते हो, अगर इसकी फॉर्मेटिंग जरा सी चेंज कर दो, आप इसको इस तरह बना दो, तो इस पे अभी आपको आसानी से पता चल रहा है कि कितने परसेंट का सेल्स किस किस फ्रूट से आए हैं। अब टोटल सेल्स के लिए तो हमने ग्राफ बना दिया, उसमें से 25% सेल्स एप्पल के हैं, फिर 23% सेल्स जो हैं वो ऑरेंजेस के हैं, फिर 20% जो सेल्स हैं वो अमरूद के, गावा के, ठीक है, 14% सेल्स ग्रेप्स के हैं यानी अंगूर, और 18% सेल्स बनाना के हैं। अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की अगर बात की जाए तो एडवांटेज ये है कि इजीली शोज प्रोपोर्शन ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज एज कंपेयर टू टोटल। टोटल के मुताबिक हर एक कंपोनेंट की कितने कितने प्रोपोर्शन थे इसमें, यानी कितना परसेंटेज था, कितना कितना हिस्सा है इसमें, वो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, आसानी से शो कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो। वन कैन इजीली आइडेंटिफाई सिग्निफिकेंट प्रोडक्ट, लोकेशन एंड पार्ट्स ऑफ बिजनेस। जनाब इस पूरे प्रोडक्ट में से किस लोकेशन का कितना पोर्शन है, लेट सपोज ये वाला जो है इसका हम फॉर्मेट जरा चेंज कर देते हैं। फॉर्मेट चेंज करके यहाँ हम आसानी से मालूम कर सकते हैं कि इस पूरे प्रोडक्ट के सेल्स में पेशावर का जो प्रोपोर्शन है, हिस्सा है, वो 17% है, ठीक है। इस्लामाबाद वाला जो हिस्सा है वो 23% है, कश्मीर वाला जो हिस्सा है वो 20% है, इस तरह मर्दान वाले जो हिस्सा है 19% है। तो आप पार्ट्स ऑफ बिजनेसेस भी मालूम कर सकते हो। ये अगर लोकेशन वाइज होते, जैसे कि यहाँ पे हम पूरे फ्रूट के सेल्स को डिवाइड कर दिया है गावा, ग्रेप्स, बनाना और ऑरेंजेस में, तो आप मुख्तलिफ जो कंटेंट्स हैं या मुख्तलिफ कैटेगरीज की प्रोपोर्शन को या परसेंटेजेस को आप मालूम कर सकते हो। ये इसका एडवांटेज है। डिसएडवांटेजेस की बात की जाए तो सबसे पहले जनाब बात यह है कि इसको जरा साइड पे करते हैं कि कंफ्यूजिंग इफ स्लाइसेस इंक्रीज। अब देखो इससे पहले तो बिल्कुल हमें पता ही नहीं चल रहा था जब तक हमने इसका फॉर्मेट चेंज नहीं किया था कि कितने कितने परसेंट की कंट्रीब्यूशन किस किस शहर से आई है इस प्रोडक्ट ए में, प्रोडक्ट ए की सेल्स में। और वो कह रहे हैं कि जब स्लाइसेस ज्यादा हो जाए तो वो और भी ज्यादा कंफ्यूजिंग होने लगता है, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यूज आर नॉट ऑब्वियस इमीडिएटली, मतलब इमीडिएटली आपको एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं पता चलती, फॉर्मेट चेंज करके फिर आप परसेंटेजेस या वैल्यूज मालूम कर सकते हो। नॉट इजी टू कंपेयर डेटा, अब इसके थ्रू आप कंपैरिजन तो कर ही नहीं सकते क्योंकि ये पूरा डेटा तो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट के सेल्स का है, या यहाँ पूरा डेटा सिर्फ एक ही कंपनी के सेल का है, फिर उसको आप कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हो, ये बात है। डिफिकल्ट टू शो चेंज ओवर टाइम। अब जनाब ये तो जितना आपके पास डेटा पड़ा हुआ है उसको उठा के आपने यहाँ पे लिख दिया, तो टाइम के साथ साथ इसमें चेंजेस कैसे आएंगी या कितनी आ रही है वो आप आसानी से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। जैसे पहले हम ट्रेंड वगैरह मालूम कर पा रहे थे, स्टडी कर पा रहे थे, वो इस पाई चार्ट में आप नहीं कर सकते। अब जनाब ये सूटेबल किस चीज के लिए है, टू शो पार्ट्स ऑफ अ होल बिजनेस, पूरे बिजनेस में किस किस जगह से कितना कितना हिस्सा लगा है, वो एक एक पार्ट्स आप डिवाइड कर सकते हो, आसानी से मालूम कर सकते हो, कंपोनेंट्स में पूरे वैल्यू को तोड़ सकते हो, ये इसकी खासियत है। इसके बाद बात करते हैं स्कैटर ग्राफ के बारे में। स्कैटर ग्राफ
आपको दो वेरिएबल्स या दो कंपोनेंट्स के बीच रिलेशन बताता है। समझाता हूं, जैसे कि यहां पे हमने कुछ डेटा लिखा है, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट और सेल्स। जब हमने $200 की एडवर्टाइजमेंट की थी तो 3000 सेल्स जनरेट हुए थे, और जब $250 की एडवर्टाइजमेंट की तो $3450 के सेल जनरेट हुए। इसी तरह मुख्तलिफ एडवर्टाइजमेंट के साथ साथ सेल्स कितने हुए उसका डेटा है, और उसी का हमने ये ग्राफ बनाया है। अब जनाब, ग्राफ कैसे बनाते हैं, इसको सिलेक्ट करके आप इंसर्ट पे आओगे और यहां से आप स्कैटर ग्राफ बना सकते हो। अब ये हमें जनाब बता रहा है कि स्टार्ट में यहां आपको एडवर्टाइजमेंट दिख रही है, ठीक है, आपकी एक्टिविटीज, और उसकी वजह से रेवेन्यूज कितने जनरेट हुए वो यहां पे दिख रहे हैं। स्टार्ट में पहला पॉइंट जो है, जब एडवर्टाइजमेंट 200 पे था तो उस वक्त ये जो सेल्स थे वो कितने थे, एग्जैक्ट 3000 के थे। फिर जब एडवर्टाइजमेंट 250 के करीब पहुंचा तो जो सेल्स है वो 3500 के करीब पहुंचे। सिमिलरली जब इंक्रीज होके एडवर्टाइजमेंट 300 पे पहुंचा तो सेल्स 4000 के करीब पहुंच गए, यानी 3800। तो सिमिलरली ये स्कैटर ग्राफ हर जगह प्लॉट करके, मुख्तलिफ डेटा प्लॉट करके आपको दो वेरिएबल्स या दो कंपोनेंट्स के बीच रिलेशन बताता है कि एक चीज के बढ़ने से दूसरे पे कितना असर पड़ा, एक के बढ़ने से दूसरा कितना बढ़ा, या एक के बढ़ जाने से दूसरा कितना कम हो गया। अगर ये एडवर्टाइजमेंट टू एक्सपेंस या प्रॉफिट की बात की जाती तो उसका ग्राफ कुछ अलग बताता। हो सकता है एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट बढ़ने से हमारी प्रॉफिट्स पे असर अलग होता, प्रॉफिट्स कम होते। चूंकि यहाँ पे सेल्स ज्यादा होते जा रहे तो इससे हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि प्रॉफिट्स भी बढ़ रहे होते। लेकिन जो असल बात है वो ये है कि स्कैटर ग्राफ आपको दो कंपोनेंट्स के बीच का रिलेशन बताता है। अब जनाब, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की अगर बात की जाए तो एडवांटेजेस में सबसे पहले विजुअलाइजिंग रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स आल्सो नोन एज कोरिलेशन, यानी आपको दो कंपोनेंट्स के बीच रिलेशन बताता है कि अगर एडवर्टाइजमेंट 200 पे है तो सेल्स 300 थे, एडवर्टाइजमेंट को हमने बढ़ाया तो सेल्स भी बढ़ गए। एडवर्टाइजमेंट जितना बढ़ता गया, देखो एडवर्टाइजमेंट का खर्चा 200 से यहाँ 400 पे आ गया, लेकिन सेल्स भी तो 3000 से यहाँ 4500 पे चले गए हैं। तो ये आपको कोरिलेशन बताता है। इस फंक्शन को कोरिलेशन कहते हैं, यानी एक चीज के बढ़ जाने से दूसरी चीज पे क्या असर पड़ रहा है, दिस इज नोन एज कोरिलेशन। दूसरा एडवांटेज है कि आइडेंटिफाइंग ट्रेंड्स, पैटर्न्स एंड आउटलायर्स। जनाब, अब आप इसके थ्रू मुख्तलिफ ट्रेंड्स आइडेंटिफाई कर सकते हो कि जब तक आपकी एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट कम थी तो सेल्स कम थे, एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट बढ़ाते जाओगे तो सेल्स बढ़ते जाएंगे। तो इससे हमें यही पता चलता है कि एडवर्टाइजमेंट पे ज्यादा खर्चा करोगे तो सेल्स आपके बढ़ते जाएंगे। इसके बाद डिसएडवांटेजेस की अगर बात की जाए, ये माउस बार बार क्यों क्लिक हो रहा है यार। डिसएडवांटेजेस की अगर बात की जाए तो नंबर 1, नीड्स मोर डेटा पॉइंट टू बी रिलायबल। अब किसी भी प्रेडिक्शन को अगर आपने इस डेटा को देख के फोरकास्टिंग करनी है, यानी आने वाले डेटा वक्तों के लिए प्लानिंग करनी है, तो उसके लिए आपको एक से ज्यादा और बहुत ज्यादा डेटा पॉइंट्स की जरूरत है। सिर्फ 3-4 महीनों या पॉइंट्स, डेटा पॉइंट्स को देख के आप अगले आने वाले पीरियड के लिए प्रेडिक्शन या फोरकास्टिंग तो नहीं कर सकते। तो आपकी प्रेडिक्शन को रिलायबल होने के लिए ज्यादा डेटा पॉइंट्स, यानी दो, या लेट सपोज हम दो कंपोनेंट्स के बीच रिलेशनशिप फाइंड करने के लिए कि एक के जरा से बढ़ जाने से दूसरे पे कितना असर पड़ता है, वो कितना बढ़ता है या कितना कम हो जाता है, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप मालूम करने के लिए ज्यादा पॉइंट्स चाहिए होते हैं, ज्यादा डेटा चाहिए होता है। डेटा अगर कम हो तो वो इतना रिलायबल यानी इतनी एक्यूरेट डिसीजन मेकिंग आप नहीं कर सकते। फिर इसके बाद वेरी लार्ज नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स मे बी हार्ड टू एक्सप्लेन, लेकिन ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट्स यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे सिर्फ हमने 5 पॉइंट्स, डेटा पॉइंट्स प्लॉट किए। अगर ये लेट सपोज, बार बार ये क्यों क्लिक हो रहा है यार, तो ये लेट सपोज अगर 15, 20, 30 या 50 डेटा पॉइंट्स होते तो उसको एक्सप्लेन करना फिर ज्यादा मुश्किल हो जाता है कि कौन कौन से पॉइंट पे जाके एक
कंपोनेंट का दूसरे कंपोनेंट पे क्या असर पड़ रहा है। इसके बाद सूटेबिलिटी की बात की जाए तो फाइंड कोरिलेशन बिटवीन टू सेट्स ऑफ डेटा, ये ही इसकी सूटेबिलिटी है। मतलब दो डेटा सेट के बीच कोरिलेशन यानी एक कंपोनेंट का दूसरे कंपोनेंट पे क्या असर पड़ता है, ये मालूम करने के लिए ही बेस्ट है क्या, ये जनाब स्कैटर ग्राफ। अब कोरिलेशन की एक एग्जांपल लेता हूं। एक कंपोनेंट के बढ़ जाने से दूसरे कंपोनेंट पे क्या असर पड़ता है, वो कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अक्सर औकात जैसे कोरोना आया था ना, तो कोरोना के आते ही हम काफिर बन गए, और जो जरूरी सामान था ना, जैसे कि मास्क वगैरह, तो कोरोना में जरूरत बढ़ी, तो डिमांड बढ़ने से हमने प्राइसेस भी बढ़ा दिए। ठीक है, डिमांड बढ़ने से प्राइसेस भी बढ़ा दिए। अब डिमांड को बढ़ाने के लिए जरूरी क्या है, सप्लाई का कम हो जाना। अगर हर बंदे को मास्क अवेलेबल होते तो उसी तरह 10-20 रुपए की बिकते, लेकिन सप्लाई कम कर दी, हर जगह नहीं मिल रहे थे। ठीक है, क्योंकि ज्यादा लोगों को जरूरत थी, तो सप्लाई कम हो गया, और सप्लाई कम होने की वजह से डिमांड बढ़ गया। तो सप्लाई एक कंपोनेंट और डिमांड दूसरा कंपोनेंट, एक कंपोनेंट के कम होने से दूसरे कंपोनेंट को बढ़ना पड़ा। तो जनाब ये होता है कोरिलेशन, कि एक कंपोनेंट के कम या ज्यादा होने से दूसरे कंपोनेंट पे कितना असर पड़ता है, ये कहलाता है कोरिलेशन। इसके बाद एरिया चार्ट के बारे में बात करते हैं। यहां 2020 से लेके 2024 तक प्रोडक्ट ए और बी के सेल्स का डेटा हमारे पास पड़ा हुआ है। इसको हमने यहाँ पे एरिया चार्ट के थ्रू शो किया है। अभी कैसे शो कर सकते हैं आप, यहाँ इंसर्ट पे आके लाइन चार्ट को सेलेक्ट करके ये नीचे एरिया चार्ट्स हैं। तो जनाब एरिया चार्ट्स आप इस तरह भी बना सकते हैं, इसको जरा सा चेंज करके आप इस तरह भी कर सकते हैं। पहले हम इस बारे में बात करते हैं, उसके बाद जरा चेंज करके उस तरफ जाएंगे, उस वाले फॉर्मेट की तरफ। अब यहाँ प्रोडक्ट ए का एरिया, ये जो एरिया है प्रोडक्ट ए के रिजल्ट्स को शो कर रहा है, ये एरिया जो है सारा ऊपर वाला, ये प्रोडक्ट बी के रिजल्ट को शो कर रहा है। अब एक कंफ्यूजन तो पिछली बार की तरह ये है कि एक वक्त में वो टोटल सेल्स बता रहा है कि 2020 में टोटल सेल्स दोनों को मिला के तकरीबन कुछ 900 के आसपास है, 500 जमा 440, 940। तो मतलब इसके साथ साथ इसको भी देखना होगा, तो फिर आपने ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की ही क्यों। तो ये एक जरा सी कंफ्यूजन है। ठीक है, जो आप यहाँ से चेंज करके मालूम कर सकते हो। जैसे कि अगर फॉर्मेट चेंज कर दो तो तब जाके पता चलेगा कि 440 2020 में प्रोडक्ट बी के थे और $500 के सेल्स प्रोडक्ट ए के थे। लेकिन इसमें एक और भी खराबी है, जैसे कि हम इसको जरा इस तरफ ले आते हैं। जैसे लाइन चार्ट के बारे में हमने कहा था कि अगर 3D मॉडल उसका देखा था ना हमने, कि कुछ जगहों पे जाके एक दूसरे को क्रॉस कर जाते थे। तो सिमिलरली इसमें भी यही मसला है कि अगर इररेगुलर डेटा हो, तो जैसे कि ये प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी से अच्छा परफॉर्म कर रहा था, एकदम यहाँ पे आके प्रोडक्ट ए जो है बिल्कुल कम हो गया, और प्रोडक्ट बी इतना आगे निकल गया कि प्रोडक्ट ए पीछे छुप गया। अब हम आसानी से स्टडी नहीं कर सकते कि प्रोडक्ट ए का एग्जैक्ट 2024 में कितने सेल्स थे। तो ये इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। जनाब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात की जाए तो shows for overall total and separate components both volumes and trends over time। अब एडवांटेजेस का ये है कि दोनों कंपोनेंट्स दिखा रहा होता है साथ साथ ही, प्रोडक्ट ए भी और बी भी। वो जो दूसरा कंपोनेंट टेम्पलेट हमने देखा था, लेट्स सपोज इसका फॉर्मेट फिर से चेंज करके उस पे ले जाते हैं। देखो तो एक साथ प्रोडक्ट ए और बी दोनों दिख रहे हैं, और साथ साथ इन दोनों का वॉल्यूम भी दिख रहा है कि दोनों इंक्रीज या डिक्रीज जो हो रहे हैं, और इस इंक्रीज और डिक्रीज को देखते हुए आप इन दोनों के ट्रेंड्स भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये इसका एक एडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है कि मिसलीडिंग व्हेन कंपेयरिंग एग्जैक्ट वैल्यूज और व्हेन देयर आर टू मेनी डेटा सेट्स। वही बात की है इससे पहले जो टेम्पलेट था, कि अगर एक जितना दोनों प्रोडक्ट का डेटा आ गया, यानी दोनों प्रोडक्ट में एक जितने सेल्स आए, तो ये तो फिर एक ही कलर दिख रहा होगा, दूसरा कलर दिखेगा ही नहीं। या एक और मसला ये है कि इर्रेगुलर डेटा अगर आ गया, जैसे कि यहाँ पे अचानक आके प्रोडक्ट ए इतना नीचे आ गया कि प्रोडक्ट बी के पीछे छुप ही गया, हम आसानी से उसको स्टडी नहीं कर सकते। कैन ओवरलैप और हाइड डेटा एट सम पॉइंट। यही बात है कि एक ऐसा पॉइंट भी आ सकता है कि एक डेटा दूसरे डेटा को ओवरलैप कर जाएगा, यानी उसके ऊपर आ जाएगा, उसको हाइड कर देगा। अब इसकी सूटेबिलिटी क्या है, ये किस चीज के लिए बेस्ट सूटेबल है? showing trends over time and illustrating how different components contribute to a total volume over that time। मतलब आपको ये बता सकता है कि इसका कंपोनेंट अगर हम वापस वो दूसरे वाले में चेंज कर दें,
इस वाले में, तो आपको ये बता सकते हैं कि इस टोटल में से प्रोडक्ट ए का कितना कंट्रीब्यूशन है और प्रोडक्ट बी का कितना कंट्रीब्यूशन है 2020, 21, 22 में, और साथ साथ आपको ट्रेंड भी बताएगा कि टाइम के साथ साथ इसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। इसके बाद जनाब कुछ सादा डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, क्योंकि अक्सर लोग मुख्तलिफ तरीके से इसको डिफाइन करते हैं, तो कल को कोई मसला ना हो। Definition of spreadsheet: an electronic document in which data is arranged in rows and columns of a grid and can be manipulated and used in calculations। तो स्प्रेडशीट के थ्रू आप डेटा को मैनिपुलेट भी कर सकते हो, कैलकुलेट भी कर सकते हो, या स्प्रेडशीट में जो मैंने आपको एक डेफिनेशन बताई थी स्टार्ट में, कि आप आसान डेफिनेशन ये भी बता सकते हो कि रोज एंड कॉलम्स का डिजिटल टेबल, जिसको हम मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए या मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए या डेटा के मैनिपुलेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, दैट इज नोन एज स्प्रेडशीट। अब इसके एडवांटेजेस क्या है कि इजी टू यूज एंड लर्न, बहुत आसानी से आप इसको यूज कर सकते हो, फायदा देता है। इजियर एंड क्विकर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस आप इससे कर सकते हो। फिल्टरिंग एंड चेकिंग डेटा वैलिडिटी ऑफ रिक्वायर्ड डेटा, आप मुख्तलिफ डेटा को चेक कर सकते हो अपनी वैलिडिटी के मुताबिक और उस पर एग्जैक्ट कमेंट कर सकते हो कि इसमें से ये वाला डेटा वैलिड है, ये वाला डेटा वैलिड नहीं है हमारे यूज के मुताबिक। ठीक है, ये सारे हम पढ़ चुके हैं मुख्तलिफ फंक्शंस। इनेबल्स एनालिसिस, रिपोर्टिंग एंड शेयरिंग ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, आप एनालिसिस कर सकते हो चार्ट्स के थ्रू या मुख्तलिफ टेम्पलेट्स के थ्रू, उसकी रिपोर्टिंग कर सकते हो या शेयरिंग कर सकते हो मुख्तलिफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की स्प्रेडशीट के थ्रू। अरेंजिंग डेटा इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, जिसको हम सॉर्टिंग कहते हैं, वो कर सकते हो। सेव कर सकते हो डेटा को फ्यूचर यूज के लिए। अब हमने जो पासवर्ड सिस्टम यानी प्रोटेक्शन सिस्टम सीखा था कि आप मुख्तलिफ सेल्स को और या पूरी की पूरी वर्कशीट को आप प्रोटेक्ट भी कर सकते हो, उस पर पासवर्ड भी लगा सकते हो। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि वल्नरेबिलिटी टू ह्यूमन एरर, मतलब चूंकि इंसान ने ही इसको इस्तेमाल करना होता है, और एन मुमकिन है कि अगर ठीक है ये तो कैलकुलेशन ठीक करके देगा, लेकिन अगर आप कैलकुलेशन करने के लिए वो फार्मूला ही गलत लिख रहे हो, इंसान फार्मूला ही गलत लिख रहा है, तो ये तो एरर ही शो करेगा ना, तो उस वजह से इसमें एरर्स की गुंजाइश है। पुअर सिक्योरिटी, ये इतना ज्यादा सिक्योर नहीं है। इसके अलावा डिफिकल्टी स्केलिंग विद लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डेटा सेट्स, अब लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा स्प्रेडशीट में नहीं बल्कि डेटाबेस में आपको रखना होता है। इसके बाद चैलेंज विद रियल टाइम कोलैबोरेशन, मतलब एक ही वक्त में एक ही साथ में आप मुख्तलिफ यूजर्स इसको यूज नहीं कर सकते, एक वक्त में एक ही बंदा यूज कर रहा होगा किसी खास स्पेसिफिक अकाउंट को। ठीक है, अच्छा, स्ट्रगल विद सम कॉम्प्लेक्स टास्क लाइक टास्क रिक्वायरिंग ऑटोमेशन और एनालिटिक्स फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज व्हिच लीड टू एरर, स्केलेबिलिटी इश्यूज एंड डेटा इनकंसिस्टेंसीज। अगर आपको एक ही वक्त में किसी खास डेटा में मुख्तलिफ सोर्सेज से डेटा चाहिए, तो वहां जाके ये आपको स्ट्रगल करता है, ये आपको मायूस कर देगा। डेट वॉज ऑल फॉर स्प्रेडशीट। अगले चैप्टर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।